शर्मा स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मंडी निरीक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ 28 नवंबर 2021 को, उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो होगा वो जो गणित के जो क्वेश्चन आए थे उसमें उसका इसमें सॉल्यूशन देंगे हम लोग। इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे कि जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्योंकि इसको देखने से हमको ये पता चलेगा, एक ऐसा आइडिया मिलेगा कि जो आगामी आने वाले जो व्यापम या पीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो पहला था मैथ्स का वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 दिया है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत अगर 16 है और पांचवी संख्या यदि प्रारंभ से 20 दिया हो तब 9 संख्याओं का औसत क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि 9 संख्याएं जो क्रम में रखे हुए जिसमें से शुरू के जो तो यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन जो औसत के पूछे गए थे। तो पहले हम देखते हैं कि औसत क्या होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं औसत क्या होता है। तो ये जो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है औसत का। अगर हम आंकड़ों का योग निकालना चाहे तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर उसके लिए भी फॉर्मूला बना दे रहा हूं मैं, आंकड़ों का योग बराबर औसत गुना आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, इसमें यही दिया है कि 9 संख्या है जिसमें से शुरू के जो 5 संख्या है उनका औसत दिया हुआ है 15। मान लेते हैं हम लोग 9 संख्या, मान लो ए से लेके ई तक का दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 1 2 3 4 5, ये शुरू के 5 संख्या है। इनका योग क्या होगा, योग हमको पता है कि जो औसत गुणे आंकड़ों की संख्या, तो औसत क्वेश्चन में हमको 15 दिया हुआ है और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, इसी तरह अंतिम के जो 5 हैं, ठीक है, अंतिम के 5 का जो संख्या है उनका औसत 16 दिया हुआ है। तो अंतिम के 5 क्या क्या होगा, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये 5 है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका औसत दिया हुआ है 16 और ये 16 पंचे 80। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब देखिए ध्यान से, ये ए से लेके आई तक की जो संख्या है यही वो क्रमागत 9 संख्या है जिनका औसत 15 और 16 दिया हुआ था, प्रारंभिक वालों का और अंतिम वालों का। ये दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ई और ई जो है वो बीच वाला क्रम आ रहा है, 5वें नंबर पे आएगा, जिसका मान हमको दिया हुआ है कितना, 20 दे दिया हुआ है। पहले तो हम ये दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस इस तरह से जाएगा, बीच में ई आएगा, ई 2 बार आएगा और यहाँ पे आई ऐसे हो जाएगा। टोटल ये 10 संख्याएं होंगी क्योंकि ई जो है रिपीट हुआ है, और इधर ये दोनों को जोड़ देते हैं 75 और ये 80। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ऐसे ऐसे जाएंगे प्लस ई लास्ट आई तक जाएगा, और ई यहाँ पर जो डॉट हुआ उसमें से एक का मान मैं 20 रख देता हूँ और इधर हो जाएगा 135। ठीक है ना, सॉरी 155। अब इसको मैं जब घटा दूं तो ए से लेकर आई तक का जो सम हो जाएगा 155 में से हम 20 घटा देंगे 135, इतना योग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए हमको 9 संख्याओं का योग पता चल गया कितना, 135। अब हमको चाहिए उनका औसत चाहिए, 9 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फिर जब योग मिल गया इसको हम, क्योंकि 1 से लेके आई तक 9 तक है, ए से लेके आई तक 9 संख्या है, मतलब 9 अंक है, तो 9 से भाग दे देंगे, तो हमको इधर भी 9 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर भाग दे देंगे तो 15 9 135, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 संख्या है A1 से लेके A11 तक, 11 संख्या दिया है A1 से लेके A11 तक 11 संख्याएं दी हुई है। और क्या क्या दिया इसमें, A1 और A11 का जो योग दिया है, A1 और A11 का जो योग दिया हुआ है -2, A2 और A10 का जो योग दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3, A3 और A9 का जो योग दिया है -7, A4 और
A8 का जो योग दिया है 11, A5 और A7 का योग दिया है -6 और A6 दिया हुआ है 12। बोला है कि इन सब का मतलब 11 जो संख्या है इन सब का औसत कितना होगा। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब A1 से लेके A11 तक की सभी संख्याओं को अगर जोड़ दें और 11 से भाग देंगे तो औसत मिल जाएगा। तो A1 से लेके A11 तक कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, देखिए ध्यान से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 सब मिल जाएगा। मतलब A1 से लेके A11 तक का योग मिल जाएगा। और राइट साइड को जोड़ दीजिए, 12 में 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा 6, 6 में 11 जोड़ देंगे तो 17, 17 में 7 घटा देंगे तो 10, 10 3 13, 13 में 2 घटा देंगे 11, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। मतलब 11 संख्याओं का योग हमको 11 मिला। अगर इसका अब औसत निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे औसत, योग तो हमको पता चल गया कितना 11 और संख्याएं भी कितना है A1 से लेके A11 तक 11 ही है, तो यहाँ पे कट जाएगा और एक इसका औसत हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 23वां है। ये जो है दूरी और चाल वाला है और औसत का भी इसमें प्रयोग होगा। क्वेश्चन क्या है कि P जो है 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है, जबकि Q 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है। देखिए दो लोग हैं, एक P है और एक Q है, ठीक है, और R भी है, 3 लोग हैं, ठीक है। P जो है ये कितना 80 किलोमीटर चलता है, समय कितना लेता है 1 घंटा और 20 मिनट का समय लेता है, ठीक है। R जो है ये 100 किलोमीटर चलता है, सॉरी 120 किलोमीटर चलता है और 120 किलोमीटर चलने में समय लेता है 2 घंटे का और 40 मिनट का समय लेता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका इतना दूरी तय करता है इतने घंटे में, इसका चाल निकालेंगे, इसका दूरी दिया है, इसका समय दिया, इसका भी चाल निकालेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया है कि R जो है 100 किलोमीटर P और Q के चालों के औसत चाल से चलता है, तो R द्वारा यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। तो पहले इसका चाल निकालने के लिए हमको ये दोनों की चाल निकालना बहुत जरूरी है, तब हम इसका निकाल पाएंगे। तो चलिए P का चाल निकालते हैं। हमको पता है चाल या स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है, या स्पीड को लिख लो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है चाल का। इसका दूरी दिया हुआ है और इसका समय भी दिया है, ठीक है। इस समय को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा में 60 मिनट और ये 20 मिनट, ये 80 मिनट हो गया। इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, 1 घंटा में 60 तो 2 घंटा में कितना 120 और 40 160 मिनट हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका चाल P का चाल हम निकालते हैं। P का चाल हो जाएगा, चाल होता है दूरी बटा समय, तो P का चाल हो जाएगा, दूरी है 80 बटा समय कितना आया है 80, 80 और 80 कट गया एक बार में, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति मिनट आया है। ये समय ध्यान देने की बात है क्योंकि हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो P का चाल आ गया 1 किलोमीटर प्रति मिनट। इसी तरह Q का चाल निकाल लेते हैं। इसका दूरी कितना है 120 और समय कितना आया है 160, ये और ये कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, 4 से 4 बार में, मतलब 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट, ये इसका चाल है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन हमको R का चाल निकालना है। दिया क्या है कि जो R का चाल है ये दोनों के चाल के औसत के बराबर है, ठीक है। तो औसत कैसे निकालेंगे, दो आंकड़े हमारे पास, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, इसका हमको औसत चाल निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं R के लिए औसत चाल कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका हो गया 1, इसका हो गया 3/4 और 2 आंकड़े हैं तो हम 2 से दे देंगे भाग, तो इसका औसत चाल निकल जाएगा। देखो कैसे इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, तो ऊपर में मिल गया 7/4/2, 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 7/8 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिनट में भी हमको मिला है, ठीक है। इतना मिनट मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना था एक्चुअल में, कितना लगेगा समय। तो चाल हमको पता चल गया, समय हमको दिख, यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये कितना दूरी तय कर रहा है टोटल, क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि 100 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा, तो 100 हो गया, ये चाल हो गया इसका
8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 गुने 8 बटा 7, 800 बटा 7 ये मिनट, ये आया क्या, मिनट आया हमारे पास। समझ में आया ना, क्योंकि समय अभी तक हम सबने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ से जो समय मिला हमको मिनट में मिला। और लेकिन क्वेश्चन हमको घंटे में और मिनट दोनों में दिया है, तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, तो मिल जाएगा तो 800 बटा में 7, और इसको 60 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा नीचे, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 40 बार में और 2 या 3 बार में कट जाएगा, मतलब 40 बटा 21। ठीक है, इतना घंटे आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अभी हमको नहीं पता कि कितना आया, तो हम क्या करेंगे, 21 से भाग दे देंगे 40 को। ठीक है, तो 21 एकम 21, ये कट गया 19, ये जो मिला हमको घंटे में मिला, और जो नीचे का टाइम बच गया है ये मिल गया हमको मिनट मिल जाएगा। मतलब यहां से हमको आंसर आने वाला है 1 घंटे 19 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 मतलब फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया है कि x की पावर 4 प्लस 4, x की पावर 4 प्लस 4 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है आपको, 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। हम इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे बनाने का और देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे हमको कुछ फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। जैसे हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो माइनस का भी एक और फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला, इसमें 2 ही फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन को सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया है x की पावर 4, ये x की पावर 4 प्लस 4, जिससे इसको सॉल्व करने में ये आ जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन जो था वो मैं चेक करता हूँ, ये दिया हुआ x की पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं, इतना आ रहा है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला a और b, ये फॉर्मूला लगने वाला है, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से मैच हो नहीं रहा है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए a है, ये b है, a है, b है, a प्लस b a माइनस b, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a प्लस b a माइनस b की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो a प्लस b a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो होगा स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर 4 माइनस 4। ये देखिए x स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे आ रहा है x की पावर 4 माइनस 4, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला ट्राई करते हैं कि तीसरा जो दिया था वो क्या था। तीसरा है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या x की घात 4 प्लस 4 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला a ले लूं, इधर से ये वाला a, ये b, और अगर ये b लेके सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमको ये फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, तो जाते हैं। तो a स्क्वायर मतलब x की पावर 4, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, मतलब यहाँ से 4x स्क्वायर आने वाला है, और ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये और ये कट गया, हमको मिला x की पावर 4 प्लस 4, और यही क्वेश्चन में दिया था, मतलब ये दिया हुआ है, ये वाला जो है ऑप्शन सी के बराबर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। इसमें दिया है कि दो हमको समीकरण दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, 2x प्लस 5y ये बराबर दिया है 17। दूसरा दिया है 5x प्लस 3y बराबर दिया है 14।
ये दोनों का बताना है कि कैसा हल है, अनंत हल है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है। ये तीनों हमको पता करना है। कैसे पता करना होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो समीकरण का x का जो बगल में गुणांक है वो a1 देता है, वो 2 है। y के बगल वाला b1 होता है, ये 5 दिया हुआ है। और जो बिना xy जो कांस्टेंट होता है वो c1 है, वो है 17। इसी तरह समीकरण 2 में गए तो a2 का मान 5 दिया हुआ है, b2 दिया हुआ है 3 और c2 दिया है 14। ठीक है, अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का भिन्न निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अगर मैं a1 बटा a2 निकालूं तो हमको मिल रहा है 2 बटा 5। इसी तरह b1 बटा b2 निकालूं तो मिला 5 बटा 3 और c1 बटा c2 देखूं तो ये मिल गया 17 बटा 14। तो तीनों तरह से आप देखेंगे कि कैसे आता है। तो अगर पहला कंडीशन ये कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों का समीकरण का हल कैसा हो गया, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा देखेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये सब बराबर है तो इस तरह के दोनों समीकरण का अनंत हल होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर तीसरा कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब इसमें से आप मैच कर लीजिए कि कौन सा मिला। तो ये जो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि a1 बटा a2 2 बटा 5, b1 बटा b2 5 बटा 3, ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब ये पहला कंडीशन को कैसा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये अद्वितीय हल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है अद्वितीय हल, वो इसका हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन जो है जो धारा और नाव वाला संबंधित, धारा और नाव से संबंधित सवाल है, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए और ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लेता है, तो व्यक्ति के स्थिर जल में खेने की दर क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो देखिए, पहले समझाता हूँ, इसके बाद बनाएंगे इसको। मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, नदी जब बह रही होती है तो इसकी खुद की एक चाल होती है, वो चाल यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे नदी की चाल दी हुई है। ठीक है, अब हम जब इस नदी, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये ए है, ए से बी तक जाना है, इधर से नदी जो है इतने स्पीड से बह रही है। अब दो कंडीशन हो सकता है, या तो नाव जो है इस नदी का जो धारा उसी की दिशा में बहे, या फिर खेया जाए इसको, या चलाया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि नाव को इसके विपरीत, नदी के चाल के विपरीत दिशा में चलाया जाए। ये दो कंडीशन में होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि नदी के धारा के विरुद्ध, मतलब नदी अगर इधर से इधर जा रही है, बह रही है, तो अपना नाव जो है इधर से इधर चल रहा है। मान लेते हैं ये नाव है, इस नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब आप बताओ कि अगर दोनों की दिशा एक ही समान है, अगर नदी भी इधर बह रही है और नाव भी इधर बह रही हो, तो चाल क्या होगा, क्या नाव की चाल बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। तो ये अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर नदी बह रही है, अगर नाव भी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उधर ही जा रही है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी कितना, टोटल जुड़ जाएगा x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, अगर दोनों की दिशा एक ही हो तब। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर विपरीत दिशा में जाए तब, ये नदी इधर जा रही है और नाव जो है इधर जा रही है, इसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो नाव की स्पीड है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये भी हमको पता होना चाहिए कि नाव की जो चाल है वो जो धारा बह रही है, धारा की चाल से अधिक होना चाहिए, तभी जो है नाव जो है इसके विपरीत आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये नदी जो है इस नाव को आगे की ओर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, मतलब इस x का वैल्यू बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, धारा की चाल की वजह से इसकी जो चाल हो जाएगी कम, मतलब यहाँ पे x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है ना, नदी और धारा की अगर, सॉरी
सॉरी, अगर नाव और धारा की दिशा विपरीत हो तो उसकी चाल इतनी हो गई, अगर दोनों एक ही दिशा में हो तो उसकी चाल इतनी हो गई। इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड और इसको कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, मान लो, ठीक है, यहां से यहां तक का मान लेते हैं जो दूरी है, ये दूरी जो मान लेते हैं ये डी दिया हुआ है। ठीक है, ए से बी तक का दूरी को हम डी मान लिए। अब हमको पता है समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अगर दोनों एक ही दिशा में जाए, ये वाले दिशा के लिए, इसके लिए समय निकालते हैं। समय क्या होगा, समय दूरी बटा चाल, दूरी हमने डी लिया है और चाल हो जाएगा यहाँ पे x बटा 2। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी टाइम मान लेते हैं t2, इसका दूरी भी तो d ही होगा, चाहे यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ है, दूरी तो बराबर ही होगा और चाल हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, समय कौन सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि x माइनस 2 जो है चाल कम हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों गति हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो समय है ये ज्यादा समय लगेगा और ये वाला समय जो है कम, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जब जाएगा तो समय लगेगा कम, क्योंकि चाल बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अब ये बोला है कि जो ये वाला कंडीशन है t2 जो है इससे दुगना समय लग रहा है। मतलब कंडीशन ये है कि t2 जो है t1 का दुगना है। समझ में आ रहा है। अब t2 का वैल्यू क्या है, d बटा x माइनस 2 इंटू इसका मान है d बटा x प्लस 2। ये d और d कट गया, यहाँ पे आ गया 1 1, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ, तो 1 का गुणा x प्लस 2 के साथ और 2 का गुणा x माइनस 2 के साथ, तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, सॉरी 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। अब देखिए, इस वाले x को इधर ले जाते हैं, इसको ले आते हैं इधर, तो 2 प्लस 4 बराबर 2x माइनस x, ये हो गया 6 बराबर x। मतलब x जो है इसका स्पीड, मतलब नाव की स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा और ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब करते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हमको दो अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:4। इसी तरह बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 5:6। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो और ए बी सी तीनों का अगर हमको अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, एक साथ देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पहले वाले का पहले के साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 5 15, ये 15 हो गया। फिर ये दूसरे वाले का पहले के साथ गुणा कर दीजिए, तो 4 5 20 हो गया। फिर तीसरे वाले का तीसरे के साथ गुणा कर दीजिए, 4 6 24 हो गया। यहां से हमने क्या किया हुआ है, 3 4 5 6, हाँ, ये हमने ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हमको पता क्या करना है कि a बटा b और सॉरी a प्लस बी और b प्लस सी का अनुपात क्या होगा। तो a प्लस बी, a कितना है, ये है a 15, b कितना है 20, फिर 20 और c कितना है 24, बस ये हो गया 35 और ये हो गया 44। ठीक है, 35 5 7 35, नहीं कटेगा, ये ही होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35:44, ये का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 25 35 45 105 में से क्या घटाया जाए कि जो नई संख्याएं बनेंगी वो समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, समानुपाती क्या होता है, पहले देखिए, अगर मान लो 4 संख्याएं दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, अगर पहला और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर हो तो उसको बोलते हैं समानुपाती। या फिर आप कह सकते हो कि a बटा b बराबर होना चाहिए c बटा d। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो समानुपाती। या ये भी कह सकते हो कि a और d का गुणा b और c के बराबर अगर मिल जाए तो संख्याएं समानुपाती कहलाती हैं। लेकिन हमारे पास जो संख्याएं हैं 25 35 45 और 105, ये जो है अभी समानुपाती नहीं है। तो इसमें क्या घटाया जाए कि समानुपाती होगा, इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे। बिना ऑप्शन से भी बन जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 9 10 20 और 21। इसमें सब में घटा दो, तो 9 10 और 20 को घटाओगे तो समानुपाती नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 21 वाला,
उसके घटा के कर लेते हैं। तो 25 में अगर 21 घटाओ, फिर 35 में 21 घटाओ, 45 में 21 घटाओ और 105 में 21 घटाओ। इसमें घटाए तो मिला 4, इसमें घटाने पे मिलेगा 14, इसमें घटाने पे 84 और इसको घटाने पर 24 और इसको घटाने पे 84। अब इन सब का अनुपात निकाल लेते हैं। a बटा b, मतलब ये वाला a है, ये b है, ये c है और ये d है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये दोनों का अनुपात मिला 2/7। ये देखिए 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, ये दोनों का अनुपात मिला 2/7। देखिए a बटा b और c बटा d दोनों बराबर मिल गया, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा, क्योंकि 21 घटाने पर ये जो संख्या है समानुपाती हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये त्रिभुज और चतुर्भुज से है, इसमें बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का ये वाला कोण 70, ये वाला 30, ये वाला कोण 1, ये वाला कोण 3, ये वाला एंगल 2, ये 80, ये 70 दिया हुआ है। इतना चीज दिया हुआ है और हमको निकालना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू क्या होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज दिया हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो ये तीनों का जो योग होगा 180 होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को इतना तो आता होगा। फिर इसके बाद अगर कोई चतुर्भुज दिया हो, ठीक है, अगर कोई चतुर्भुज दिया है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर ये x है, y है, z है, w है, तो x प्लस y प्लस z प्लस w इन सब का योग 360 होता है, ठीक है। और एक चीज और हमको पता होना चाहिए कि अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे पॉइंट पे काटते हो तो उनका जो शीर्षाभिमुख कोण, मतलब अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये बराबर, ये भी x के बराबर होगा। अगर ये वाला y है तो यहाँ से ये भी y होगा। बस इतना ही का खेल है, इसके बाद ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये 70 है, ये 30 है, ये कितना होगा 70 प्लस 30 100, 100 में हम 100 आ गया, 180, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में अगर हम 100 घटा देंगे तो एंगल जो 1 मिलेगा ये 80 मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अगर एंगल 1 80 है, ये अगर x था तो ये भी x हुआ। अगर ये एंगल 1 80 है तो ये एंगल 3 भी कितना होगा 80 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 3, ये 80 था प्लस का, ये माइनस का, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी मैं एक बार ये लिख देता हूं, ठीक है। इसका वैल्यू मिल गया 80, ठीक है। एंगल 2 अभी पता नहीं निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू भी मिल गई 80, ठीक है। अब एंगल नंबर 2 निकालना है। इसके चारों कोणों, क्योंकि ये चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का योग 360 होगा। ये 80, ये 70, ये एंगल 2 अब ये 80 आ गया, तो 80 80 160, 160 प्लस 70 230, टोटल 360 होता है। 360 में से अगर हम 230 घटा देंगे तो मिलेगा 130, मतलब एंगल 2 जो मिल गया 130 के बराबर, ये वाला हो गया 130। ये 80 80 कट गया, मिला क्या 130 अंश, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 130। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे जाते जाते और लास्ट में दिया हुआ है 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। इतना सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इन सबको हल करते चले जाएंगे तो ये सिंपलीफाई कर देता हूं। ये 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/9, ये 1 माइनस 1/16, ऐसे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर होता है 361 और 1 माइनस 1/400, इतना चीज मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस 1, इसको हल करने पर मिलेगा 3/4। इसको हल करेंगे तो 9 में कम कर देना 8/9,
यहाँ पे 16 है, 16 में क्योंकि एक 16 एकम 16 में घटाओ 15, 15/16 ऐसे ही मिलता चला जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो 361 ये मिल जाएगा ऊपर में 360/361। यहाँ पे जाएंगे तो 400 में एक घटा देंगे तो 399/400। इतना सारा चीज मिला, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे सब कटते चला जाता है, 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 8 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। इसी तरह ये सब के सब कट जाएगा और कटने के बाद लास्ट में हमको यहाँ पे ये 21 और ये ठीक है। तो यहाँ पे ये सब के सब कट जाएगा और लास्ट में यहाँ पे ये हमको 21 और ये यहाँ पे 40, 21 और 40 मिल जाता है यहाँ पे काटने का। आप इसको पूरा एक्सपेंड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा 21/40 मिलेगा, ठीक है। अब इसको जब भाग देंगे 40 से तो हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.525। ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसको आप एक्सपेंड कर लेना, इसके बाद सिंपलीफाई करोगे तो आंसर यही मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्ग एलसीएम 1056 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1056, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि दो संख्याओं में से एक संख्या मान लो ए मान लेता हूं, एक संख्या दिया हुआ है 132, दूसरी संख्या क्या दिया, क्या होगा हमको निकालना। ये हमको दिया हुआ है कि दोनों जो है 12 का गुणज है, ठीक है। तो क्या करना, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी पहली संख्या तो 132 दिया है, दूसरी संख्या खोजने के लिए ऑप्शन का एक एक लेके इसके साथ हम लघुत्तम निकालते चले जाएंगे। जिसका लघुत्तम 1056 दे देगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो अगर 132 और जो तीसरे नंबर है 96, ये दोनों का अगर मैं लघुत्तम निकालता हूं, ठीक है, बाकी तीनों का भी आप निकाल के देख सकते हो। तो पहली संख्या 132 तो क्वेश्चन में दिया है, दूसरी संख्या में ऑप्शन से खोजना है, जिन दोनों का लघुत्तम 1056 मिल जाएगा वही आंसर होगा। तो मैं 96 का करके देख रहा हूं, ये 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये 48 बार में, फिर ये 2 से ये 33 बार में और 2 ये 24 बार में, ठीक है। 3 से फिर 3 11 बार में और 3 8 बार में, इससे आगे नहीं जाएगा। इसका आप लघुत्तम निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 गुना 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 8 96, 96 और 11 का गुणा करेंगे, 11 छंग 66, 6 11 99 और 6 105। यहाँ से 1056 मिल जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें 96 दिया हो वो इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे कि 1056 को 96 से आप भाग देंगे, देख लो ये कट जाएगा इससे, इसलिए 96 आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाए होंगे या पिक किए भी होंगे। देखते हैं, x का वैल्यू दिया हमको √3/2, क्वेश्चन में आप देखते रहे, और हमको इसका वैल्यू निकालना है कि √1 + x प्लस √1 - x बटे में √1 + x माइनस √1 + x, इसका मान क्या होगा हमको निकालना है। इसके लिए क्या करना है, इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ता है, परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो कैसे परिमेयीकरण करते हैं, जो माइनस है इसको प्लस में बना के ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये माइनस वाला प्लस, बाकी है एज इट इज। तो √1 + x प्लस √1 सॉरी ये माइनस है 1 - x, नीचे में हो जाएगा 1 + x, ये प्लस में 1 - x, ये सेम है, बस इस माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये a b ये सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये सेम दिख रहा है, ये यहाँ पे a - b और a + b। अभी इससे जस्ट पहला दूसरा क्वेश्चन में मैं बताया था a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सिंपलीफाई करूं तो a + b मिल रहा है। नीचे देखेंगे तो a - b और ये मिला a + b, ठीक है। तो a + b क्या हो गया, a + b का स्क्वायर, और ये क्या है, ये a - b a + b होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² + 2ab, और इसका फॉर्मूला तो a² - b² है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये √1 + x जो है a है और √1 - x जो है b है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो 1 + x का रूट है। अब किसी भी चीज का अगर रूट होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट जो है खत्म हो जाता है, सिर्फ x बचता है।
इसी तरह अगर रूट 1 प्लस एक्स का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और मिलेगा 1 प्लस एक्स। बी स्क्वायर में इसका करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू रूट ओवर, रूट के अंदर क्योंकि ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स है, ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। नीचे गए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 प्लस एक्स रूट का है, बी की जगह 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इतना चीज मिलने वाला है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये एक्स और एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, 1 बचा, ये एक और एक 2 मिल गया तो 2 प्लस 2 रूट ओवर, यहाँ पर फिर a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और नीचे में देखिए ध्यान से 1 प्लस ये माइनस है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, मिलेगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और नीचे मिलेगा 2x, ये 2 और 2 कट गया। अब फाइनली यहाँ पर हम x की वैल्यू रखने वाले हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है √3/2, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू तो 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर और नीचे x की जगह √3/2, ठीक है। तो 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे √3/2, ये 1 प्लस इसको हल करेंगे तो 4 बन जाएगा 4 माइनस 3, मतलब रूट के अंदर हमको मिल जाएगा 1/4 और नीचे मिल गया √3/2। फिर गए यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, नीचे में है √3/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, नीचे में है √3/2, ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पे मिला 3/√3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जो 3 होता है ये √3 और √3 का गुना होता है, ये एक और कट जाएगा और इसका आंसर मिलेगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कोई धन जो है 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको समय दिया हुआ है, कितना 20 वर्ष का समय दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है कि कितने समय में, तो मतलब यहाँ पे हमको अभी दर निकालना है, मूलधन हमको नहीं पता कितना लगा है लेकिन दर निकाल, लेकिन हम बना सकते हैं। मान लेते हैं क्या कि जो मूलधन है, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को मान लेते हैं 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए मान लेते हैं। अब जब 20 वर्ष के बाद ये मूलधन जो है ये 4 गुना हो जा रहा है, मतलब 1 रुपया कितना हो जा रहा है हमारे पास, 4 रुपए के बराबर हो रहा है, ठीक है। 1 रुपए जो है कितना हो जा रहा है, 4 रुपए हो जा रहा है। मतलब अगर मूलधन 1 रुपया था तो 4 रुपए ये मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। 1 रुपया लगाए 4 रुपया हो गया, मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमको 4 में से 1 घटा दो, 3 रुपए का हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपया लगाए 20 साल के बाद वो 4 रुपया हो गया, तो क्वेश्चन में बोला 4 गुना, ठीक है। अब हमको ब्याज 4 में से 1 घटा दिए, 3 रुपए का ब्याज मिला, समय था 20 वर्ष, ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो हमको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। अब ये ब्याज, साधारण ब्याज हमारा 3 रुपया आया, मूलधन 1 रुपया लिए थे, दर हमको निकालना है, समय 20 दिया है बटा में 100, 20 एक बार 20 5 100 5 दिए 15, दर हमको मिल गया 15%। ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये क्वेश्चन हो सकता है विलोपित हो जाए या आपको बोनस मार्क्स मिल जाते। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका आंसर 15% होगा। क्वेश्चन नंबर 34वां बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां बोला है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्रय मूल्य को हम सीपी लिख दे रहे हैं और विक्रय मूल्य को एसपी लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्रय मूल्य जितने में हम खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जितने में हम बेचते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी किसके बराबर दिया है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एसपी को नीचे ले आते हैं और ये वाला 60 नीचे चला जाएगा, तो एसपी सीपी बटा ये एसपी आ गया नीचे,
ये 40 और ये 60 है, ये चला गया नीचे। अब यहाँ से एक और कट गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2/3 मिला। ये क्या है, सीपी 2 रुपया मान लेते हैं और एसपी मान लेते हैं 3 रुपया। कहने का मतलब 2 रुपए में कोई चीज को खरीद के लाते हैं और 3 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ पे लाभ कितने का मिल रहा है, अंतर कितने का है भाई, 1 का है, तो लाभ हमको मिला 1 रुपए। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, कितना लाभ आया भाई, 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि सीपी के सामने 2 है, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। 2 रुपए में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 3 रुपए में, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो गया 1। खरीदे कितने में थे, 2 रुपए में इंटू 100, ये 50। ठीक है, मतलब यहाँ पे 50% हमको लाभ मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन को बोर्ड में देखिए, यहाँ पे दिया है कि पी जो है किसी सामान को 6000 रुपए में खरीदता और 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, किसको बेचता है, क्यू को बेच देता है। फिर क्यू क्या करता है, उसके 200 रुपए सजावट पर लगाता है, इसके बाद क्यू को 40% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, फिर आर क्या करता है, उसको 10% हानि पर एस को बेचता है। एस को कितना पैसा देना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा, आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पी जो है कितने में, 6000 में खरीद, पी कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, पी का लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 30%। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो ये 30/100, प्रतिशत का नीचे 100 हो गया, ये 3/10 हो गया। मतलब ये मान के चल सकता हूं कि P जो है किसी सामान को 10 रुपए में खरीद रहा है और 3 रुपए लाभ पर बेच रहा है। मतलब 10 रुपए को खरीद के 3 रुपए लाभ को 13 रुपए में बेच रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि 10 रुपए में खरीद के 3 रुपए लाभ कमाया और 13 रुपए में बेच रहा है। ये 30 जो दिया है P का लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 रुपए में खरीदा, 3 रुपए लाभ कमाया और 13 रुपए में बेचा। लेकिन एक्चुअली जो खरीदा कितने में है, ये चीज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6000 दिया हुआ है। ठीक है ना, जो यहाँ पे 10 बता रहा हूँ, क्वेश्चन में 6000 दिया है कि P जो है 6000 रुपए में खरीदा है। 6000 कितना गुना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 600 गुना है। ठीक है ना, अगर ये 600 गुना है तो ये वाला भी 600 गुना होगा और ये 7800 रुपए में उसको बेच रहा है। तो P जो है 6000 में खरीद के Q को 7800 रुपए में बेचा। ये Q इतने में उसको खरीदा है, लेकिन Q उस पे 2000 रुपए सजाने में लगा, मतलब ये 200 रुपए और जोड़ा तो 8000 रुपया हो गया। ये Q के लिए टोटल 8000 रुपए। ठीक है, अब क्या बोला है, Q जो है इसको R को बेचता है 40% लाभ पर। ठीक है, अब R के लिए देखो भाई, Q के लिए लाभ प्रतिशत कितना है, 40% लाभ पर। 40% का मतलब क्या, 40% लाभ का मतलब 40/100, ये कट गए थे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 2/5 ये मिला। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ये क्या है, आर का लाभ है भाई, आर इतने प्रतिशत लाभ में बेच रहा है। 40 का हो गया 40/100, ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5। इससे क्या हम समझ सकते हैं कि Q जो है R को बेचा ना, ये Q का लाभ है। ठीक है, Q जो है इतने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, मतलब Q जो है 8000 में खरीदा था और मान लो इसको मैं 5 रुपए में, अगर Q 5 रुपए में खरीदता है और 7 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, Q 5 रुपए में खरीद के 7 रुपए में बेच रहा है, तो Q एक्जेक्टली खरीदा कितने में था भाई, वो तो 5 रुपए में, लेकिन ये कितना दिया हुआ है, 8000 रुपए दिया। कितना गुना है भाई, देखो तो ये 1600 गुना है। ठीक है, ये 8000 रुपए में खरीदा है, लेकिन इसके परसेंटेज के हिसाब से पता चला 2/5। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Q जो है किसी सामान को 5 रुपए में खरीदा है और 2 रुपए लाभ में बेचेगा, मतलब 5 रुपए के सामान को 7 रुपए में बेचेगा। ये हमको खरीदने का जो 5 बोल रहा हूँ एक्जेक्टली क्वेश्चन में 8000 दिया हुआ है, 1600 गुना है। अगर 1600 गुना ये है तो ये वाला भी 1600 गुना होगा। इस तरह से 16 सते 112, 16 सते 112 और 2 जीरो और, मतलब 11200 रुपए में Q जो है R को बेचा। ठीक है, R को इतना में बेचा। ठीक है, अब लेकिन क्या है, R अब बेच रहा है उसको S को 10% नुकसान पर। ठीक है, R के लिए अब निकालते हैं, R को हानि हो रहा है कितना, 10% का हानि हो रहा है। 10% हानि का मतलब 10/100, 1/10, मतलब 1/10।
आर क्या है, 10 रुपए में खरीदा है और बेच कितने में, 1 रुपया हानि में बेच रहा है, मतलब वो बेचेगा कितने में, 9 पे बेचेगा। ठीक है, लेकिन ये खरीदा कितना है भाई, ये इसके लिए खरीदने का मूल्य है ना, जितना में आर बेचा है, जितना में क्यू बेचा है आर, तो आर का उतना खरीदना हो गया, ये कितना गुना है, 1120 गुना है। ठीक है, अगर ये 1120 गुना है तो ये वाला भी 1120 गुना होगा, और गुना कर देंगे तो 0 9 दूनी 18, 11 9 99 और 1 जी 0 9 दूनी 18 1 11 9 99 100, 10,080 रुपया उसको पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जो आर है एस को 10% नुकसान में बेचेगा, मतलब का कि 10,080 रुपया जो है एस को कीमत पड़ेगा, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां करते हैं।